गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 28 ऑफ फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 28 ऑफ फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड इंडिया ऑब्जर्व द 95th मार्टियरडोम डे ऑफ चंद्रशेखर आजाद द रिवोल्यूशनरी हु चूज डेथ ओवर सरेंडर। तो चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने आत्मसमर्पण की बजाय मृत्यु को चुना, उनका 95वां शहीदी दिवस भारत ने किस तिथि को मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 27 फरवरी। 27 फरवरी 2026। यहाँ पर शायद यहाँ पर बाई मिस्टेक 2025 यहाँ पे आ गया है, तो ये 2026 है। तो इंडिया ने ऑब्जर्व किया 95वां शहीदी दिवस चंद्रशेखर आज़ाद का 27 फरवरी 2026 को। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को भाभरा मध्य प्रदेश में। आज़ाद नेम उन्होंने कैसे गेन किया? तो आज़ाद नेम जो है उन्होंने गेन किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, जब उन्होंने जो है वो बोल्डली कोर्ट में डिक्लेयर किया था अपना नाम आज़ाद, और पिता का नाम उन्होंने अपना स्वतंत्रता फ्रीडम यानी कि फ्रीडम बताया था, और एड्रेस उन्होंने अपना जेल बताया था। चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे जलियांवाला बाग मैसेकर से, और इनिशियली उन्होंने जो है ज्वाइन किया था महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, लेकिन बाद में जो है वो एक रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट के रूप में जो है वो टर्न हो गए थे। अगर हम बात करें उसके बाद जो है वो की लीडर बन गए थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। बाद में इसको जो है इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था एज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मेजर कंट्रीब्यूशन अगर हम उनके देखें तो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी आ जाती है 1925 की। इसके अलावा असैसिनेशन ऑफ जेपी सॉन्डर्स, और इसके अलावा उनके द्वारा जो अटेम्प्ट किया गया था बॉम्बिंग ऑफ वायसराय लॉर्ड इरविन स्ट्रेन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद में, जिसको कि आज़ाद पार्क का अब नाम दे दिया गया है। 27 फरवरी 1931 को उन्होंने जो है ब्रेवली ब्रिटिश पुलिस का सामना करते हुए अपने आप को जो है वो गोली मार ली थी, रादर देन बीइंग कैप्चर्ड। पार्क को अब रीनेम कर दिया गया है एज आज़ाद पार्क इन हिज ऑनर, और जो है वो उस वक्त वो मात्र 24 वर्ष की आयु के थे जब वो शहीद हो गए थे। Next question, International Polar Bear Day 2026 was observed on which day to raise awareness about climate change and protection of polar bear mothers and cubs during denning? तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया ताकि जलवायु परिवर्तन और माँ व शावकों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 27 फरवरी 2026। तो इंटरनेशनल पोलर बियर डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 27 फरवरी को। ये दिन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया बाय पोलर बियर्स इंटरनेशनल, जो कि एक नॉन प्रॉफिट डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स एंड आर्कटिक सी आइस। ये जो डेटा यहाँ पे कॉन्साइड करती है डेनिंग पीरियड से, जब पोलर बियर मदर्स जो है वो बर्थ देती है और स्टे करती है इनसाइड स्नो डेंस विद देयर कब्स। मोस्ट वल्नरेबल स्टेज ये उनकी लाइफ की हो जाती है। कब्स जो है वो पोलर बियर कब्स जो रहते हैं वो ब्लाइंड पैदा होते हैं, वेट ओनली 1 पाउंड इनका रहता है, और जो है इनके बॉडी के ऊपर काफ़ी कम जो है वो फर होता है, काफ़ी वेरी लिटिल फर जो है उनकी बॉडी पर रहता है, और जिसकी वजह से उनका सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सट्रीम आर्कटिक कोल्ड में। राइजिंग जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो यहाँ पे कॉज कर रहा है रैपिड सी आइस लॉस, और रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे हंटिंग ग्राउंड्स एंड लोअरिंग कब सर्वाइवल रेट्स। ये दिन यहाँ पे हाईलाइट करता है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन पोलर बियर और हैबिटेट लॉस, डिक्लाइनिंग फूड अवेलेबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग मॉम्स एंड कब्स ड्यूरिंग डेनिंग। इस दिन जो है यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम, जू एग्जिबिट्स, ऑनलाइन कैंपेन्स और क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव्स जो है यहाँ पे चलाए जाते हैं ताकि रिड्यूस किया जा सके कार्बन एमिशन को। Next question, World NGO Day is observed every year on which day to recognize the role of non-governmental organizations in social change and development? तो विश्व एनजीओ दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ताकि सामाजिक परिवर्तन और विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को मान्यता दी जा सके? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 27 फरवरी। तो वर्ल्ड एनजीओ डे जो है वो हर साल 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक ग्लोबल ऑब्जर्वेंस है जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि रिकॉग्नाइज करता है पावरफुल रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटीज़। एनजीओज़ की अगर हम बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन मल्टीपल सेक्टर में रहता है। मल्टीपल सेक्टर्स में ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसमें मेनली यहाँ पर आ जाता है एजुकेशन इन अंडर सर्व कम्युनिटीज़, हेल्थ केयर इन रूरल एंड कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी में इनके द्वारा रोल प्ले किया जाता है। ह्यूमन राइट एंड जेंडर इक्वलिटी एडवोकेसी में रोल प्ले किया जाता है, और डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में भी एनजीओज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Next question, Operation Ghazab Lil Haq launched by Pakistan in February 2026 primarily targeted which country's territory? तो ऑपरेशन गजब लिल हक जिसे पाकिस्तान ने फरवरी 2026 में शुरू किया है, मुख्य रूप से किस देश के क्षेत्र को निशाना बनाया गया है? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, दैट इज अफगानिस्तान। तो अभी 26-27 फरवरी को पाकिस्तान ने यहाँ पे लॉन्च किया एक मेजर मिलिट्री ऑफेंसिव ऑपरेशन गजब लिल हक, यानी रैथ फॉर जस्टिस, न्याय के लिए युद्ध। ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे, इसमें जो है वो एयर स्ट्राइक की गई अफगानिस्तान सिटीज़ के ऊपर, जिसमें कि काबुल, कांधार, पाक्तिया और नानगरहर यहाँ पे आ जाते हैं, इनको टारगेट किया गया है। पाकिस्तान ने यहाँ पे क्लेम किया है इन स्ट्राइक्स का रीज़न जो इन्होंने बताया है, ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और मिलिटेंट एक्टिविटी, जो खैबर पख्तून बॉर्डर सेक्टर जो पाकिस्तान का है, वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के द्वारा, तालिबान के द्वारा की जा रही थी, उसको देखते हुए ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के द्वारा की गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पे एलिग्ड सिविलियन कैजुअलिटीज़ और रेटिलेटरी अटैक्स जो है यहाँ पे जो है वो बताए हैं ऑन पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जो जिसको कि डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, ये लगभग 1600 माइल्स में फैली हुई है। लॉन्ग डिस्प्यूटेड लाइन ये मानी जाती है, विद द तालिबान रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज इट एज इंटरनेशनल बाउंड्री। Next question, UIDAI has partnered with which company to display authorized Aadhaar centers on Google Map? तो UIDAI ने अधिकृत आधार केंद्रों को गूगल मैप्स पर प्रदर्शित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज गूगल। तो अभी 26 फरवरी 2026 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है अपनी पार्टनरशिप विद गूगल। ये जो कोलैबोरेशन है यहाँ पे जो है ये 60,000 ऑथोराइज आधार सेंटर्स को जो है शो करेगी गूगल मैप के ऊपर, जिसमें कि मॉडर्न आधार सेवा केंद्र भी इंक्लूड किए गए हैं। रेजिडेंट जो होंगे वो अब यहाँ पर देख पाएंगे वेरीफाइड आधार सेंटर्स ओनली सर्विसेज अवेलेबल, जिसमें कि अडल्ट एनरोलमेंट, चाइल्ड एनरोलमेंट, एड्रेस, मोबाइल अपडेट यहाँ पे जो है वो शो किया जाएगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग आवर्स भी बताए जाएंगे। एसेसिबिलिटी फीचर्स जिसमें कि दिव्यांग फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर इसका रहेगा। पार्किंग फैसिलिटीज जहाँ पे अवेलेबल रहेगी वो भी जो है वो शो की जाएगी। UIDAI ने जो है यहाँ पे जो है वो यूज़ किया है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का टू अपडेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्ड टू फीडबैक एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। अकॉर्डिंग टू UIDAI CEO भुवनेश कुमार, ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे एनहांस करेगा ईज ऑफ लिविंग फॉर आधार होल्डर्स। गूगल इंडिया के रोली अग्रवाल जो है उन्होंने इस पार्टनरशिप को एक ब्रिज बताया है, जो कि यहाँ पे फिल करेगा गैप बिटवीन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिटीजन्स बाय मेकिंग ट्रस्टेड सर्विसेज ईजिली डिस्कवरेबल। UIDAI की अगर हम बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में अंडर मेटी, और जो है इसमें इशू किया जाता है 12 डिजिट आधार नंबर, जिसको कि लिंक किया गया है बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा से, और इसको वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन बैंकिंग, वेलफेयर स्कीम्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। Next question, on February 28, 2026, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी will launch India's nationwide HPV vaccination campaign from which city? तो अभी 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान किस शहर से शुरू करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ अजमेर। तो अभी 28 फरवरी को यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे भारत का नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन कैंपेन अजमेर राजस्थान से। ये जो कैंपेन रहेगा यहाँ पे प्रोवाइड करेगा फ्री सिंगल डोज ऑफ गार्दासिल 4 वैक्सीन टू 14-year-old गर्ल्स एट गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़। गार्दासिल 4 प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट HPV टाइप 16 एंड 18, मेजर कॉज जो सर्विकल कैंसर का माना जाता है, HPV टाइप 6 एंड 11 जो कि यहाँ पे कॉज रहता है HPV रिलेटेड कंडीशंस का। सर्विकल कैंसर की अगर हम बात करें तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन्स में। इंडिया में नियरली
60,000 न्यू केसेस और 40,000 डेथ्स जो है वो एनुअली इंडिया में रिकॉर्ड की जाती है। ये जो कैंपेन है यहाँ पे रन करेगा 3 महीनों के लिए इंटेंसिव ड्राइव इसका रहेगा, बाद में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा इनटू रूटीन इम्यूनाइजेशन। पेरेंटल कंसर्न जो है यहाँ पे मैंडेटरी रहेगी बिफोर वैक्सीनेशन। WHO ने 2022 में जो है वो कंफर्म किया है दैट अ सिंगल डोज जो है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन फॉर गर्ल्स एज 9 टू 14 ईयर्स, मेकिंग मास वैक्सीनेशन फिजिबल। इससे पहले अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल HPV वैक्सीनेशन एफर्ट्स जो है वो सिक्किम में किए गए थे 2018 में, फर्स्ट स्टेट टू अचीव मोर देन 95% कवरेज। पंजाब में 2016 में जो है वो चलाया गया था पायलट डिस्ट्रिक्ट्स में विद मोर देन 97% कवरेज, और दिल्ली में 2016 में जो है चलाया गया था लिमिटेड अपटेक वाया दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। Next question, under the new framework of cooperation launched on 26 February 2026, Indian Railway will provide post retirement job reservation to which group? तो अभी 26 फरवरी 2026 को शुरू किए गए नए सहयोग ढांचे के तहत भारतीय रेल किस समूह को सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी आरक्षण प्रदान करेगी? और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एक्स सर्विसमैन एंड अग्निवीर्स। तो अभी 26 फरवरी को इंडियन रेलवे ने और इंडियन आर्मी ने यहाँ पे लॉन्च किया है फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन, जिसमें कि यहाँ पे एक्सपैंड किया गया है पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे इंश्योर करेगा स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस टू सिविलियन करियर। रिजर्वेशन प्रोविजन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अगर हम देखें तो एक्स सर्विसमैन 10% जो है इसमें लाया गया है लेवल 2 में, लेवल 2 एंड अब पोस्ट 20% इन लेवल 1 पोस्ट। एक्स अग्निवीर में 5% रखा गया है इन लेवल 2 एंड अब पोस्ट, एंड 10% रखा गया है इन लेवल 1 पोस्ट। 2024-25 में अगर हम देखें तो 14,788 रेलवे पोस्ट जो है यहाँ पे रिजर्व की गई थी फॉर एक्स सर्विसमैन। ये जो फ्रेमवर्क है यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा ये हमारा सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन को, और सपोर्ट किया जाएगा इसके द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन एंड टेक्निकल स्किल एंड स्मूथ सिविलियन करियर ट्रांजिशन। Next question, on February 27, 2026, President Draupadi Murmu became the first Indian president to fly in which indigenous combat helicopter? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी 27 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रचंड LCH। तो अभी 27 फरवरी 2026 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की है बाय फ्लाइंग ए 25 मिनट सॉर्टी इन द लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन जैसलमेर राजस्थान। वो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट यहाँ पे बन गई है टू फ्लाई एंड अटैक हेलीकॉप्टर। ये जो सॉर्टी था इसको कंडक्ट किया गया था जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन में, जहाँ पे उन्होंने जो है वो फ्लू किया एज अ को पायलट आफ्टर अ डिटेल ब्रीफिंग बाय द इंडियन एयरफोर्स। फ्लाइट के दौरान जो है वो उन्होंने डिस्क्राइब किया LCH प्रचंड को एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस reinforcing India's indigenous defense capabilities। फीचर्स अगर हम देखें LCH प्रचंड के, इसको डेवलप किया गया है बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एडवांस एवियोनिक एंड स्टेल्थ डिजाइन इसका रहेगा। नाइट अटैक कैपेबिलिटीज में आ जाती है। एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल इसकी कैपेबिलिटी रहती है। 20 mm ट्यूरेट गन रॉकेट्स, और इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन कैपेबिलिटीज में इसकी रहती है, सुटेड फॉर माउंटेनियस टेरेन। हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पे फॉर्मली इंडक्ट किया गया था इनटू इंडियन एयरफोर्स इन अक्टूबर 2022 इन एट जोधपुर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की अगर हम इससे पहले अगर हम उनका एयरक्राफ्ट फ्रंट लाइन देखें तो उन्होंने जो है यहाँ पे 2023 में तेजपुर में सुकोई SU-30 MKI जो है वो इसको जो है उन्होंने उड़ाया था। इसके अलावा डसॉल्ट राफेल 2025 में अंबाला में जो है इसमें उन्होंने उड़ान भरी थी। विद दिस सॉर्टेज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू फ्लाई इन 2 फाइटर एयरक्राफ्ट एंड 1 अटैक्ड हेलीकॉप्टर। Next question, under 2026 India Israel special strategic partnership with Israeli payment operator collaborated with NPCI International to launch UPI in Israel। तो अभी 2026 में जो भारत इजराइल विशेष सामरिक साझेदारी के तहत किस इजरायली भुगतान ऑपरेटर ने NPCI इंटरनेशनल के साथ मिलकर इजराइल में UPI शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज MASAV मासव।
तो अभी फरवरी में इंडिया और इजराइल ने अपग्रेड किए अपने टाइज टू अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आफ्टर टॉक बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी एंड पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की डेवलपमेंट इसमें अगर हम देखें तो इसमें यूपीआई इंटीग्रेशन, एफटीए नेगोशिएशन, लेबर पैक्ट और इमर्जिंग टेक कोऑपरेशन इसमें आ जाता है। यूपीआई इंटीग्रेशन में एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यहाँ पे साइन किया है एग्रीमेंट विद मासव, जो कि इसराइल का सेंट्रल पेमेंट प्रोसेसर है, जो कि यहाँ पे एनेबल करेगा इंडियन टूरिस्ट और प्रोफेशनल को टू यूज यूपीआई फॉर मर्चेंट पेमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन में यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ 26 फरवरी 2026 को विद बायलेटरल ट्रेड वैल्यूड एट $3.62 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। लेबर पैक्ट में यहाँ पे इसराइल ने यहाँ पे जो है वो सहमति दी है टू रिक्रूट 50,000 इंडियन वर्कर्स ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन अगर हम देखें तो ज्वाइंट वर्क यहाँ पे किया जाएगा इन क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स में। ये जो पार्टनरशिप है ये यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगी इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट ग्लोबली, और इन जो इसराइल जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है कंट्रीज़ को लाइक सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका इन अडॉप्टिंग यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन 26 फरवरी 2026 रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इनॉगुरेटेड विच रीस्टोर्ड रोड एक्सेस एंड बेली सस्पेंशन ब्रिज इन नॉर्थ सिक्किम। तो अभी 26 फरवरी को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उत्तर सिक्किम में किस पुनर्निर्मित सड़क अक्ष और बेली सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चुंगथांग लाचेन एक्सिस एंड तारमछू ब्रिज। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 26 फरवरी को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने इनॉग्रेट किया रीस्टोर्ड चुंगतांग लाचेन एक्सिस 28 किलोमीटर रोड और 400 फीट बेली सस्पेंशन ब्रिज, तारमछू ब्रिज इन नॉर्थ सिक्किम। क्रिटिकल एसेट्स अगर हम देखें यहाँ पे बिल्ड किए गए, यहाँ पे जो है ये बीआरओ के द्वारा जो है इनको बिल्ड किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट स्वास्तिक आफ्टर सीवियर डैमेज, जो कि क्लाउड बर्स्ट 2025 में हुआ था, साइक्लोन रेमेल जो 2024 में आया था, और ग्लेशियल आउटबर्स्ट जो कि 2023 में जो है वो फ्लड आया था। की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो बीआरओ ने क्लियर किया 96 लैंडस्लाइड्स अलोंग द रूट इंजिन, और यहाँ पे जो है कंप्लीट किया गया 8 किलोमीटर ऑफ फ्रेश फॉर्मेशन कटिंग, मल्टीपल डाइवर्जन जो है यहाँ पे किए गए फॉर टू क्रिएट बाईपास अनस्टेबल जोन। तारामछू ब्रिज जो है एक 400 फीट बेली सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे रहेगा, जिसको कि यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट इन डिफिकल्ट टेरेन, जो कि इंश्योर करेगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इसके द्वारा यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा एक्सेस फॉर लोकल कम्युनिटीज़, और टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा नॉर्थ सिक्किम में, और यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा डिफेंस लॉजिस्टिक नियर बॉर्डर एरियाज़। Next question, the Ministry of Ayush has invited entries for the Prime Minister Award for Yoga 2026. What is the cash prize amount for each awardee? तो अभी आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2026 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी नगद राशि दी जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ₹25 लाख। तो अभी 26 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इन्वाइट किया एप्लीकेशन फॉर्म प्रधानमंत्री अवार्ड्स फॉर योगा 2026। ये जो अवार्ड है इनका एम है यहाँ पे प्रमोट करना एक्सीलेंस, इनोवेशन और लीडरशिप योगा में एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अवार्ड कैटेगरी में यहाँ पे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन कैटेगरीज आ जाएगी, दोनों कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाएंगे। रिकॉग्निशन में अगर हम देखें तो अवार्डी को यहाँ पे दिया जाएगा एक ट्रॉफी, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाएगा ₹25 लाख का। और जो ये अवार्ड है यहाँ पे ऑनर करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन इन अवेयरनेस, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी आउटरीच रिलेटेड टू योगा। ये जो इनिशिएटिव है रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का जो एम्फेसाइज रहता है योगा के ऊपर एज अ टूल फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड ग्लोबल कल्चर आउटरीच। एप्लीकेशन जो है सबमिट की जा सकती है वाया नेशनल अवार्ड पोर्टल, और जिसकी डेडलाइन यहाँ पे रहेगी 21 मार्च 2026। योगा को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जब इसको जो है अडॉप्ट किया गया था एज अ इंटरनेशनल योगा डे इन 2014, और इसको जो है हर साल ऑब्जर्व किया जाता है एज अ इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून।
Next question. On 26 February 2026, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan unveiled a major agriculture reform roadmap at which event? तो अभी 26 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस कार्यक्रम में कृषि प्रमुख कृषि सुधार रोडमैप प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पूसा कृषि विज्ञान मेला, न्यू दिल्ली। तो अभी यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इनॉग्रेट किया 3 डे पूसा कृषि विज्ञान मेला ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस पूसा न्यू दिल्ली में। इस दौरान इसमें जो है यहाँ पे आउटलाइन किया गया कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीकल्चर रिफॉर्म रोड मैप अंडर द विजन ऑफ विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत की हाईलाइट अगर हम रिफॉर्म्स के देखें तो जीरो टॉलरेंस फॉर डिलेड पेमेंट्स, स्ट्रेंथनिंग कृषि विज्ञान केंद्र, क्रेडिट एक्सेस और MSP रिफॉर्म्स यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी में यहाँ पे जो एक्सप्लोर किया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ ₹2 लाख करोड़ सब्सिडी डायरेक्टली टू फार्मर्स। पेस्टिसाइड लाइसेंसिंग में यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई किया गया सिस्टम को विद फिक्स्ड टाइमलाइन टू कर्ब डिलेज एंड एलिमिनेट सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा उनके द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है वो रिज्यूम किया जाएगा अप्रैल 2026 में अहेड ऑफ द खरीफ सीजन, जिसमें कि साइंटिस्ट विजिट करेंगे विलेजेस को और गाइड करेंगे फार्मर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन. तेलंगाना पुलिस लॉन्च ऑपरेशन क्रैकडाउन इन February 2026 टू टारगेट विच टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी? तो तेलंगाना पुलिस ने अभी फरवरी में ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है वो लॉन्च किया है, किस प्रकार की आपराधिक गतिविधि को निशाना बनाने के लिए शुरू किया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। 27 फरवरी को अभी तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन क्रैकडाउन, जो कि एक स्टेट वाइड ड्राइव रहेगा अगेंस्ट ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम नेटवर्क। ये जो इनिशिएटिव है इसको लीड किया गया बाय तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो इन कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट एंड कमिश्नरेट। फोकस इसमें रखा जाएगा म्यूल बैंक अकाउंट्स के ऊपर, जिसको कि यूज़ किया जाता है साइबर फ्रॉड्स के लिए। इसके अलावा जो तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो है उन्होंने जो है वो रिवील किया है दैट 4775 म्यूल अकाउंट जो है ऑपरेटेड है तेलंगाना में ड्यूरिंग 2025। फर्स्ट फेज में जो यहाँ पे 1888 सस्पेक्टेड म्यूल अकाउंट्स जो है यहाँ पे अक्रॉस 137 बैंक ब्रांचेस में जो है यहाँ पे वेरीफाई किए गए हैं इन 16 डिस्ट्रिक्ट्स। Next question. On 27 February, which railway zone became the first in India to launch the digital rail parcel application for seamless door-to-door parcel services? Very important question. तो अभी 27 फरवरी को कौन सा रेलवे जोन भारत में पहला था जिसने निर्बाध डोर टू डोर पार्सल सेवाओं के लिए डिजिटल रेल पार्सल एप्लीकेशन शुरू की है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज साउथ सेंट्रल रेलवे। तो अभी 27 फरवरी को साउथ सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया रेल पार्सल एप्लीकेशन, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल ई मार्केट प्लेस फॉर डोर टू डोर पार्सल बुकिंग एंड डिलीवरी। ये जो ऐप है फॉर्मली इसको लॉन्च किया गया था बाय साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तवा के द्वारा एट रेल पार्सल लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव। साउथ सेंट्रल रेलवे जो है यहाँ पे बन गया है फर्स्ट रेलवे जोन इंडिया का टू इम्प्लीमेंट दिस कॉम्प्रीहेंसिव डिजिटल पार्सल एप्लीकेशन। क्या फीचर्स रेल पार्सल एप्लीकेशन के रहेंगे? तो इसमें कस्टमर जो है बुक कर पाएंगे कंसाइनमेंट ऑनलाइन विदाउट विजिटिंग पार्सल ऑफिसेज, और इसको इंटीग्रेट किया गया है टू एंड लॉजिस्टिक, फर्स्ट माइल पिकअप, मिड माइल रेल ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट माइल डिलीवरी। रियल टाइम शिपमेंट ट्रैकिंग यहाँ पे की जा सकेगी और डिजिटल मैनेजमेंट यहाँ पे किया जा सकेगा डिलीवरीज का। एंड ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया गया है और रिड्यूस किया गया है इसमें पेपर वर्क और फास्टर प्रोसेसिंग को यहाँ पे जो है वो बनाया गया है। क्या इसका इंपॉर्टेंस है? तो ये यहाँ पे बूस्ट करेगा रेलवे फ्रेट एंड अलाइन किया जाएगा इसको विद मॉडर्न ई कॉमर्स लॉजिस्टिक पार्सल, और ये स्ट्रेंथन करेगा हमारा कस्टमर एंगेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। Next question. During the 7th water bird count in February 2026, which rare duck species was sighted for the first time in काजीरंगा नेशनल पार्क? तो अभी फरवरी 2026 में 7वें जल पक्षी गणना के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार किस दुर्लभ बतख प्रजाति को देखा गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज म्यू मार्गिलस एल्बिलस।
तो अभी 27 फरवरी को रेयर म्यू मार्गिलस एल्बिलस जो कि एक स्ट्राइकिंग वाइट डाइविंग डक है, इसको रिकॉर्ड किया गया फर्स्ट टाइम इन काजीरंगा नेशनल पार्क ड्यूरिंग द 7th वाटर बर्ड काउंट। ये जो साइटिंग है इसको जो है यहाँ पे रोमावारी ढूंढोवा बील्स इन लोखावा बफर जोन काजीरंगा टाइगर रिजर्व में जो है ये की गई है। म्यू जो यहाँ पे बन गई है स्टार स्पीशीज ऑफ द सेंसस, विच स्टार स्पीशीज जो इसको सेंसस की ये बन गई है, इस सेंसस में यहाँ पे डॉक्यूमेंट किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं अब तक जो है वो 1.05 लाख वाटर वर्ड्स अक्रॉस काजीरंगाज वेटलैंड्स। म्यू की अगर हम बात करें तो एक ये विंटर माइग्रेंट है, इंडिया में जो आता है फ्रॉम यूरेशियन टैगा। मेल की अगर हम बात करें तो प्रीडोमिनेंटली जो है ये वाइट विद ब्लैक मस्क ये रहता है, फीमेल यहाँ पे मोल्टेड ब्राउन प्लूमेज इसका रहता है, और इसके द्वारा जो यहाँ पे प्रेफर इनके द्वारा किया जाता है फिश रिच शेल्टर वाटर। रेयरली इंडिया में जो है रेयरली देखा जाता है। प्रीवियस रिकॉर्ड अगर हम देखें तो हैदरपुर उत्तर प्रदेश और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो एरिया है उसमें जो है इससे पहले इनको देखा गया था। ग्लोबल पॉपुलेशन अगर इसकी देखें तो एस्टिमेटेड इसकी पॉपुलेशन आ जाएगी 1.3 लाख मैच्योर इंडिविजुअल्स, बट जो है वो डिक्लाइन इसमें देखा जा रहा है ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड रिमूवल ऑफ नेस्टिंग स्नेजेस। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये पार्ट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का, और ये मेजर माइग्रेटरी रूट है जो कि कनेक्ट करता है साइबेरियन एंड सेंट्रल एशिया टू इंडिया। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया आ जाता है। और निथोलॉजिस्ट ने यहाँ पे नोट किया है दैट द म्यू जो है ये इसकी प्रेजेंस जो यहाँ पे देखी गई है ये यहाँ पे हेल्दी वेटलैंड जो है वो वेटलैंड यहाँ पे शो करता है, बट मे ऑल्सो रिफ्लेक्ट क्लाइमेट ड्रिवन range shifts. Next question. According to the 2026 study in Nature Geoscience, which two lakes in Democratic Republic of Congo were found to release ancient carbon from surrounding tropical peatlands? तो अभी नेचर जियोसाइंस की 2026 की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की कौन सी दो झीलें आसपास के उष्णकटिबंधीय पीटलैंड से प्राचीन कार्बन उत्सर्जित करती पाई गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लेक माई डोम्बे एंड लेक तुम्बा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 27 फरवरी 2026 को रिसर्चर्स फ्रॉम ETH ज्यूरिच जो है इन्होंने यहाँ पे ज्यूरिच जो है यहाँ पे इसमें पब्लिकेशन यहाँ पे देखी गई है इन नेचर जियोसाइंस में पब्लिकेशन हुई है, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया है कि जो लेक माई डोम्बे है और लेक तुम्बा है कॉन्गो बेसिन में, वो रिलीज कर रही हैं एंशियंट कार्बन एटमॉस्फेयर में। अप टू 40% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन यहाँ पे देखा गया है इन लेक से, जो कि ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द पीट डिपॉजिट्स, और ये पीट जो है वो लगभग मोर देन 3000 ईयर ओल्ड यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये चैलेंजेस क्या रहेंगे? तो ये चैलेंजेस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो अजम्पशन जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल पीटलैंड्स का सिक्योरली जो है वो स्टोर कर रहा है कार्बन ओवर मिलेनियम, कई दशकों से जो यहाँ पे जो है वो स्टोर की जा रही है कार्बन। ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो चैलेंजेस यहाँ पे देखा जा रहा है। ट्रॉपिकल पीटलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये जो है वो स्टोर कर रहे हैं कार्बन को, काफ़ी लंबे समय तक जो है यहाँ पे ये स्टोर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ट्रॉपिकल पीटलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये जो है वो पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल रहता है, वाटर लॉक कंडीशन में इनकी फॉर्मेशन होती है, और ये एक्ट करता है एज अ मेजर कार्बन सिंक, जो कि प्रिवेंट करता है डिकम्पोजिशन और एंड लॉकिंग कार्बन। कॉन्गो बेसिन पीटलैंड जो है वो कवर करता है नियरली 0.3% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस, बट जो है ये स्टोर कर रहा है 1/3 ऑफ ट्रॉपिकल पीटलैंड कार्बन ग्लोबली। क्या रिस्क यहाँ पे देखा जा रहा है? तो क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज चेंजेस जो है वो जिसकी वजह से ये जो पीट है ये ड्राई हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो माइक्रो एक्टिविटी जो है वो ट्रिगर हो रही है, तेज हो रही है, और जिसकी वजह से कार्बन रिलीज जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। कॉन्गो बेसिन वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट आ जाता है आफ्टर अमेजोन, और ये वन ऑफ द लीस्ट स्टडीड इकोसिस्टम माना जाता है वर्ल्ड का। Next question. In February 2026, researchers at IASST DST Institute developed a novel biosurfactant using which traditional Indian food product as the primary substrate? तो very important questions. फरवरी 2026 में IAST DST संस्थान के शोधकर्ताओं ने किस पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थ को मुख्य सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करके एक नया बायोसफेक्टेंट विकसित किया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन
बी दैट इज़ घी। तो भी 27 फरवरी 2026 को इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने जो यहाँ पे अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ अ नोवल बायोसर्फेक्टेंट। बायोसर्फेक्टेंट को यहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है यूज़ करके प्रोबायोटिक बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम JBC5 विद घी एज अ प्राइमरी सबस्ट्रेट, जिसमें घी का जो है वो एक सबस्ट्रेट की तरह यूज़ किया जाता है। की प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इसमें रहती है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ की आ जाएगी अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो कि एक कॉमन स्किन पैथोजन है। इसके अलावा एनहांस क्लीनिंग एफिशिएंसी इसकी रहती है व्हेन ब्लेंडेड विद कमर्शियल फेस वॉशेस, और इसमें जो है 60% इमल्सिफिकेशन अचीव की गई है फॉर एडिबल ऑयल्स। स्टेबल ये आ जाता है टेम्परेचर्स के ऊपर अप टू 276 डिग्री एंड अक्रॉस वेरिड pH लेवल। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें इसका, तो जो बायोसर्फेक्टेंट है ये इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स यहाँ पे रहते हैं एज कम्पेयर टू सिंथेटिक सर्फेक्टेंट, और इनका यूज़ जो है वो कहाँ किया जाता है, तो इनका यूज़ कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन में और इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। सिंथेटिक सर्फेक्टेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रेज करते हैं टॉक्सिसिटी और पुअर बायोडिग्रेडेबिलिटी का। बायो बेस सर्फेक्टेंट यहाँ पे ऑफर करेंगे सेफर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। Next question. In February 2026, researchers reported monoclonal antibody success against Epstein-Barr virus by targeting which viral surface protein? तो अभी फरवरी में शोधकर्ताओं ने एप्स्टीन बार वायरस के विरुद्ध मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सफलता किस वायरल सतही प्रोटीन को लक्षित करके दर्ज की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज GP350 एंड GP42। तो अभी 27 फरवरी को एक फाइंडिंग जो है वो पब्लिश हुई है सेल रिपोर्ट मेडिसिन, जिसमें कि डिस्क्राइब किया गया है प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन एप्स्टीन बार वायरस वैक्सीन। रिसर्चर ने यहाँ पे डेवलप किए हैं 10 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जिसमें कि यूज़ किया गया है माइस, इंजीनियर्ड माइस का विद ह्यूमन एंटीबॉडी जीन्स। 3 एंटीबॉडीज़ जो यहाँ पे टारगेट जो है वो टारगेट करेगी 2 वायरल सरफेस प्रोटीन्स को, जिसमें GP350 जो कि यहाँ पे एनेबल करेगा एप्स्टीन बार वायरस टू बाइंड टू होस्ट सेल रिसेप्टर्स, और GP42 जो कि यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा वायरल एंट्री इनटू द होस्ट सेल। एक एंटीबॉडी जो है यहाँ पे अगेंस्ट GP42 फुली प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शन इन माइस, जो है इसमें प्रिवेंट किया गया है माइस में फुली इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट किया गया है विद ह्यूमनॉइड इम्यूनाइजेशन सिस्टम। दूसरी जो एंटीबॉडी है अगेंस्ट GP350 ये प्रोवाइड करेगी, इसके द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया है पार्शियल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जो 2 एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी GP42 ने यहाँ पे फुल प्रिवेंशन जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो प्रोवाइड की है माइस में, और जो एंटीबॉडी GP350 है इसमें जो है पार्शियल प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। एप्स्टीन बार वायरस की अगर हम बात करें तो नियरली 95% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को ये इन्फेक्ट करता है, और इसको लिंक किया जाता है टू इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड सर्टेन कैंसर्स। एप्स्टीन बार वायरस यहाँ पे एसोसिएटेड रहता है लिम्फोमास के साथ एज अ सीरियस रिस्क इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो यहाँ पे जो इन्फ्यूजन यहाँ पे जो है हेल्प करेगा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और रीएक्टिवेशन इन हाई रिस्क ग्रुप। Next question. The Euro 20 million climate resilience initiative between India and Germany is funded under which program? तो अभी भारत और जर्मनी के बीच में यूरो 20 मिलियन जलवायु लचीलापन पहल किस कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो अभी 27 फरवरी को इंडिया और जर्मनी ने यहाँ पे अनाउंस किया यूरो 20 मिलियन क्लाइमेट रीसाइलेंस इनिशिएटिव ड्यूरिंग अ हाई लेवल क्लाइमेट टॉक इन न्यू दिल्ली। फंडिंग जो यहाँ पे आएगी थ्रू जर्मनीज इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, और फोकस एरिया इसमें हिमालयाज, जिसमें कि ग्लेशियर मेल्ट, लैंडस्लाइड, वाटर्स इनसिक्योरिटी आ जाएंगे। इसके अलावा वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड रीजन्स और लोअर गैंगटिक फ्लड प्लेन्स जो है वो इसमें फोकस एरिया रहेगा। इकोसिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन जो है इसमें जो है वो रहेगी, जिसमें कि नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें कि यूज़ किया जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम टू रिड्यूस क्लाइमेट रिस्क। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट रिस्टोरेशन की जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल कॉरिडोर को एनहांस किया जाएगा, फ्लड एंड इरोजन को कंट्रोल किया जाएगा, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जो एफर्ट्स किए जाएंगे, कम्युनिटी लेड रिसोर्स मैनेजमेंट जो है यहाँ पे किया जाएगा।
ये जो इनिशिएटिव है इसको सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया का जो अपकमिंग नेशनल एडेप्टेशन प्लान है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसको जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल जो यहाँ पे जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें कि ब्लेंडेड फाइनेंस, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट और क्लाइमेट इंश्योरेंस स्कीम्स आ जाती हैं। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी इंडिया का एक लॉन्ग स्टैंडर्ड पार्टनर रहा जाता है क्लाइमेट एक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल्स न्यूली लॉन्च नैनो बनाना 2 इज पावर्ड बाय विच एआई मॉडल। तो गूगल का नया लॉन्च जो है नैनो बनाना 2 किस एआई मॉडल द्वारा संचालित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज जेमिनाई 3.1 फ्लैश इमेज। तो अभी 27 फरवरी को गूगल ने ऑफिशियली लॉन्च किया नैनो बनाना 2 अपग्रेडेड एआई पावर्ड इमेज जनरेशन एंड एडिटिंग टूल। इसको बिल्ड किया गया ऑन द जेमिनाई 3.1 फ्लैश इमेज मॉडल, कंबाइनिंग स्पीड विद एडवांस रीजनिंग एंड क्रिएटिव कंट्रोल। की फीचर्स अगर हम देखें नैनो बनाना 2 के, तो फास्टर इमेज जनरेशन यहाँ पे रहेगी विद इम्प्रूव्ड रेंडरिंग स्पीड, बेटर रीजनिंग और सब्जेक्ट एक्यूरेसी यहाँ पे की जाएगी यूजिंग जेमिनाइज नॉलेज बेस प्लस रियल टाइम वेब सर्च। इम्प्रूव टेक्स्ट रेंडरिंग यहाँ पे रहेगी और ट्रांसलेशन इनसाइड जनरेटेड इमेजेस यूजफुल यहाँ पे जो है वो पोस्टर्स के लिए, इन्फोग्राफिक्स और मार्केटिंग में और मॉकअप्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूजफुल रहेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे एनहांस किया गया है क्रिएटिविटी कंट्रोल विद फोटो रियलिस्टिक रिजल्ट एंड रिड्यूस किया गया है ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड क्वालिटी। कंपैरिजन अगर हम देखें तो नैनो बनाना प्रो जो है यहाँ पे अवेलेबल रहेगा फॉर हाई फिडेलिटी मैक्सिमम फैक्चुअल एक्यूरेसी टास्क के लिए, और जो नैनो बनाना 2 है उसमें फोकस किया गया है ऑन स्पीड, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एंड क्रिएटिव वर्क फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन February 27 सिक्किम सीएम पीएम प्रेम सिंह तमांग अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ पेक्योंग एयरपोर्ट आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर पॉपुलरली नोन एज गांधी पोखरेल। तो अभी 27 फरवरी को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें गांधी पोखरेल कहा जाता है के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज त्रिलोचन पोखरेल। तो अभी 27 फरवरी को सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने यहाँ पे अनाउंस किया है दैट पाक्योंग एयरपोर्ट जो है वो द ओनली एयरपोर्ट इन सिक्किम, उसको रीनेम किया जाएगा एज अ त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट। ये अनाउंसमेंट की गई ड्यूरिंग 31st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन की जा रही थी जो अखिल सिक्किम खास क्षेत्रीय बहुन कल्याण संघ एट रांगपो, ठीक है। तो उस दौरान जो है ये अनाउंसमेंट की गई। तो कौन थे त्रिलोचन पोखरेल? तो उनको जो है वो गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता था। सिक्किम के फर्स्ट फ्रीडम एक्टिविस्ट ये रहे थे। पार्टिसिपेट इन्होंने किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी ज़्यादा जो वो इंस्पायर थे महात्मा गांधी से और उन्होंने नेशनलिस्ट जो आइडियाज थे उनको स्प्रेड किया था सिक्किम में। पखियांग एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है अप्रॉक्सीमेट 30 किलोमीटर फ्रॉम गैंगटॉक, और इसको इनॉग्रेट किया गया था 24 सितंबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसको यहाँ पे जो है वो बिल्ड किया गया है टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन हिमालयन रीजन बूस्टिंग टूरिज्म एंड ट्रेड। रीनेमिंग का क्या सिग्निफिकेंस यहाँ पे आ जाता है? तो रीनेमिंग यहाँ पे रिकॉग्नाइज करती है सिक्किम का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, और यहाँ पे ये सिंबलाइज करता है करेज, यूनिटी एंड नेशनल प्राइड, और जो यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा हिस्टोरिकल लीगेसी एंड ऑनर लोकल हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स इनिशिएटिव विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म वर लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव इन February 2026? तो 52 सप्ताह पहल के तहत फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा कौन से सुधार शुरू किए गए हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज रेल टैक पॉलिसी 2026, रेल टैक पोर्टल एंड ई रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। तो अभी रेल टैक पॉलिसी 2026 की बात करें तो एक सिस्टेमिक
इंडक्शन है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का रेलवे ऑपरेशंस में, ठीक है। रेल टेक पॉलिसी 2026, जिसमें कि यहाँ पे एंगेजमेंट की जाएगी विद स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। एआई बेस्ड सेफ्टी सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। एलिफेंट इंट्रूजन डिटेक्शन जिसके द्वारा की जाएगी, फायर डिटेक्शन इन कोचेस, ड्रोन बेस्ड ब्रोकन रेल डिटेक्शन और फॉग ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन, और पब्लिक प्राइवेट कोलेबोरेशन को है वो एनकरेज किया जाएगा। रेल टेक पोर्टल इंडिया अगर हम देखें तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनोवेटर्स के लिए, जो कि यहाँ पे सबमिट करेंगे प्रपोजल ऑनलाइन। ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन यहाँ पे की जाएगी और अप्रूव किया जाएगा प्रोसेसेस को। डायरेक्ट एंगेजमेंट यहाँ पे जो है रेलवे डिपार्टमेंट्स के साथ की जाएगी और फास्टर किया जाएगा एडॉप्शन ऑफ सक्सेसफुल टेक्नोलॉजीज। ई रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन फाइलिंग एंड ट्रैकिंग है, ये ट्रैकिंग ऑफ क्लेम जो है इसमें किया जाएगा। 24/7 ई फाइलिंग की जा सकेगी, ऑटोमेटेड अलर्ट और ऑनलाइन हियरिंग यहाँ पे रहेगी। फुली डिजिटाइजेशन यहाँ पे रहेगी 23 बेंचेस की विद इन 12 मंथ्स, और फास्टर ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस डिलीवरी जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी थ्रू ई रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक इनिशिएटिव क्या है, तो ये रेल टेक पॉलिसी 2026 एंड ई आर जो है वो पार्ट आ जाते हैं यहाँ पे लार्जर मॉडर्नाइजेशन एजेंडा का। इससे पहले जो रिफॉर्म्स थे उसमें इंक्लूड किए गए थे पैसेंजर सर्विस इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स। Next question. The India Space Cyber Security Guideline 2026 were jointly released by which organizations? तो भारत अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश 2026 किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए थे? तो राइट आंसर है इसका CERT इन एंड SIA इंडिया। तो गाइडलाइन यहाँ पे अनवील की गई एट डेफ सेट कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2026, जो कि 24 से लेकर 26 फरवरी को न्यू दिल्ली में आयोजित की जा रही थी, और इसको जो है यहाँ पे रिलीज़ किया गया 26 फरवरी को। ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें इसमें कौन इन्वॉल्व थी, तो इसमें जो है वो इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम दैट इज CERT इन, और इंडिया की जो नेशनल साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एजेंसी आ जाती है अंडर सेक्शन 70B ऑफ द IT एक्ट 2000। और इसके अलावा SIA इंडिया यानी सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सैटेलाइट ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चर स्टार्टअप्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व में आ जाएंगी। पर्पस क्या था गाइडलाइन का, तो जो ये गाइडलाइन है यहाँ पे सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे बनाना और ग्राउंड स्टेशन और सप्लाई चेन को जो है सिक्योर करना। इसके अलावा फ्रेमवर्क एम्फेसाइजेस में यहाँ पे डिफेंस इन डेप्थ, जो कि एक मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अक्रॉस सैटेलाइट्स नेटवर्क एंड सप्लाई चेन यहाँ पे आ जाएगा, और एडवाइजरी इन नेचर बट कॉम्प्रिहेंसिव इन स्कोप, जो कि एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड इक्विपमेंट वेंडर्स के लिए। क्या यहाँ पे कंटेक्स्ट इसका रहता है, तो राइजिंग जो साइबर थ्रेट्स है वो यहाँ पे मेन कंटेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है। अगर हम बात करें ओवर 1.5 मिलियन साइबर अटैक्स जो यहाँ पे साइबर अटैक अटेम्प्ट्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कि अटैक यहाँ पे किए गए गवर्नमेंट नेटवर्क्स के ऊपर जो है वो नियरली 7 फोल्ड जो है यहाँ पे अटैक्स बढ़े हैं। स्पेस सिस्टम जो है वो इंक्रीजली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टारगेट इसको बनाया जा रहा है ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़। गाइडलाइन जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगी हमारा नेशनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डिजास्टर रिसाइलेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डेट? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज 28 फरवरी। तो नेशनल साइंस डे हर साल इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी को, जिसमें कि यहाँ पे कमेमोरेट किया जाता है डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय सर CV रमन इन 1928। ये जो डिस्कवरी है इसके लिए इनको अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। 1986 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था 28 फरवरी को एज अ नेशनल साइंस डे। फर्स्ट सेलिब्रेशन जो है 1987 को की गई थी नेशनल साइंस डे की। थीम क्या रहेगी 2026 की, तो 2026 की अगर हम थीम देखें तो 2026 की थीम यहाँ पर आ जाएगी वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, जो कि हाईलाइट करता है रोल ऑफ वुमेन साइंटिस्ट एंड इनोवेटर्स इन बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया। सिग्निफिकेंस क्या आ जाता है इस दिन का, तो ये प्रमोट करता है यहाँ पे साइंटिफिक अवेयरनेस, इनोवेशन, रिसर्च और एनकरेज इसके द्वारा किया जाता है यूथ को टू परस्यू करियर इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और इसके द्वारा जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है इस दिन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एंड इन नेशनल डेवलपमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च बंगलार युवा साथी स्कीम 2026 टू सपोर्ट अनएम्प्लॉयड यूथ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन के लिए बंगलार युवा साथी स्कीम 2026 शुरू की है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसको कि लीड किया गया बाय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने अनाउंस किया बंगलार युवा साथी स्कीम 2026 ड्यूरिंग द स्टेट्स इंटरिम बजट प्रेजेंटेशन। की फीचर्स इस स्कीम के देखे क्या है? तो इसमें मंथली अलाउंस दिया जाएगा 1500 रुपए का एलिजिबल अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। टारगेट ग्रुप यहाँ पे रखा गया एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल, जिसकी एज रहेगी 21 से लेकर 40 साल। और जो इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है एज अ ट्रांजिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये फुल परमानेंट इनकम का सोर्स नहीं है, ये एक ट्रांजिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा। और जो है जो जॉब सर्च के दौरान जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो यूथ को प्रोवाइड करेगा। एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गई है 15 फरवरी 2026 के से थ्रू लोकल कैंपस एंड ऑनलाइन पोर्टल्स। ऑफिशियली जो स्कीम इसका लॉन्च किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहेगा? तो यहाँ पे एम है इसका प्रोवाइड करना टेम्पररी रिलीफ वाइल यूथ सर्च फॉर जॉब्स। और इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।